Hello everyone, I am Poonam Borikar. Welcome back to Fly Academy. Today we are going to discuss the further part related to gravitation. अभी तक मैंने आपको ग्रेविटेशन के दो वीडियोस प्रोवाइड की हूँ. आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. मैंने केपलर्स लॉ भी पूरा डिस्कस की हूँ डिटेल में और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी डिस्कस की हूँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ केपलर्स हेल्प्स द न्यूटन टू रीच द इनवर्स स्क्वायर लॉ. मतलब इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं और इसमें आपको केपलर्स का थर्ड लॉ यूज होने वाला है. लेकिन इसके पहले अपन ने ये डिस्कस किया था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें आपको फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू कैपिटल जी, जिसको आप बोलते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. जो m1 और m2 मास था, d इज द डिस्टेंस, जो वो दोनों मास सेपरेट हुए थे d डिस्टेंस से. जैसे अभी ये m1 है और समझो ये m2 है, तो ये d डिस्टेंस से ये दोनों मासेस सेपरेट हुए हैं, सो वो d है. और g इज नथिंग बट द कांस्टेंट, जिसको ही नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू थी जो थी 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11. और इसका एक ऐसा यूनिट भी था, दैट इज ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2. ओके, तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था, जिससे आपको क्या मिला था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. अभी इस पे कभी कभी क्या हो सकता है, एक हाथ MCQ जनरेट हो सकता है. कैसे, देखो, अगर एक फर्स्ट क्वेश्चन आया, इफ द मास, ये दोनों भी मास है m1 एंड m2, इफ एनी वन ऑफ द मास गेट्स डबल. अभी इन दोनों में से m1 या m2 में से कोई भी एक मास को डबल कर दिए, समझो ये है आपका F और ये है G. अगर मैंने m1 को डबल कर दी, मतलब ये मेरा m1 था, अभी ट्वाइस m1 बन गया m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो मेरा फोर्स भी देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है. अभी ये 2 तो मुझे कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल रही हूँ, 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो देखो ये जो फोर्स है वो डबल हो रहा है. मतलब क्या होगा, अगर आपका मास, कोई भी एक मास डबल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका फोर्स कितने से बढ़ रहा है, मतलब आपका फोर्स भी डबल हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स से बढ़ रहा है. अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये m1 भी डबल हो रहा है और m2 भी डबल हो रहा है, तो 2 2 जा कितना होता है 4. तो ये आपका जो फोर्स है कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2, ये भी 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. मतलब आपका एक्चुअल फोर्स किससे कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका फर्स्ट, जो मास में पूछा जा सकता है. अगर आपका मास ट्रिपल हो रहा है, कोई दो भी मास ट्रिपल हो रहे हैं, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9. मतलब फोर्स कितने से बढ़ रहा है, 9 टाइम्स बढ़ रहा है. वैसे अभी ये क्वेश्चन आया, समझो डिस्टेंस पे, अगर आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस डबल हो रहा है. जैसे पहले d था, अगर ये d को मैंने बढ़ा दिया और वो समझो ट्वाइस d हो गया, डबल कर दिए, वो मासेस का डिस्टेंस और बढ़ा दिए. मतलब पहले 1 था, समझो 1 cm था, अभी मैंने वो दोनों मासेस को 2 cm पे रखा, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया. तो क्या होने वाला है, देखो अभी फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, डी स्क्वायर को. अभी अपन ने क्या किया है, डिस्टेंस को डबल किया. जब मैं डिस्टेंस को डबल कर रही हूँ, मतलब ये क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, मतलब ही कितना आ रहा है, 1/4. तो मेरा फोर्स 4 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, 4 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है. तो ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन सकते हैं. अगर कोई भी एक मास डबल हो रहा है, तो फोर्स 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. अगर दोनों भी मास डबल हो रहे हैं, तो 2 2 जा 4, मतलब फोर्स 4 टाइम्स डबल, मतलब 4 टाइम्स बढ़ रहा है. अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए फोर्स डिक्रीज होने वाला है. अगर मास इंक्रीज हो रहा है, अगर मास बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ने वाला है. अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो फोर्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है, बिकॉज d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड m मतलब मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसलिए याद रखो, जब भी मासेस वाला क्वेश्चन आता है, तो फोर्स में हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा. अगर मास इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स भी आपका इंक्रीज होगा. अगर मास डिक्रीज हो रहा है, फोर्स भी डिक्रीज होगा. ऐसा क्यों, बिकॉज दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस. इफ द डिस्टेंस
increases, then the force decreases, distance decreases, then the force increases because distance is inversely proportional to the force. यहाँ तक समझ गया मैंने इसका ये पूरा आपको लॉ पढ़ाई हुई इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक कर दो, आपको वीडियो मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी अपन ये डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में, हाउ केपलर हेल्प्स द न्यूटन टू रीच द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब यहाँ पे जो केपलर के अपने लॉस पढ़े हैं, 3 लॉस पढ़े हैं, इसमें से थर्ड लॉ है वो यहाँ पे यूज होने वाला है। थर्ड लॉ में क्या था कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम, जो अपन ने ऐसे डिराइव किए थे। ओके, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे के आर क्यूब, और फिर के की वैल्यू आई थी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो ये इसका यूज होने वाला है ये डेरिवेशन में। सो देखो, अगर आपको यहाँ पे अभी अपन डिराइव करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फर्स्ट लॉ में अपन ने पढ़े हैं केपलर्स के कि जो सन के अराउंड में जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहे हैं दैट इज रिवॉल्विंग इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। सो यहाँ पे लेकिन इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमते हैं, लेकिन अगर आपको डिराइव करना है तो अपन कंसिडर करके जा रहे हैं कि जो भी प्लैनेट है सन के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस। सर्कमफ्रेंस पता है आपको सर्कल का, ये सब यूज करके आपको डेरिवेशन करना है। इसलिए कंसिडर द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, ये स्टेटमेंट लिखो। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। कंसिडर मतलब डेरिवेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट करो कि सबसे पहले कि जो भी प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड में, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, सो राइट, मेंशन इट, कंसिडर द प्लैनेट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, ये मेंशन कर दिया आपने। सो अभी आपको ये भी पता है, ये भी पढ़े हैं अपन ने, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर फोर्स रहना बहुत जरूरी है। तो वो फोर्स कौन सा होता है? दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास कोई एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सो the object requires a force to perform circular motion. Okay, and that force is nothing but to perform circular motion. That force is a centripetal force which is given by centripetal force is given by F is equal to mv square upon r। अच्छे से याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r। अभी आपने ये मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला मेंशन किया, बट टेल मी व्हाट इज m, व्हाट इज v एंड व्हाट इज r, ये भी आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे ये मेंशन करो, लेट m be the mass of the object। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मत लिखो क्योंकि अपन प्लैनेट की बात करें। सो राइट, m be the mass of the planet moving with a speed, कौन सी स्पीड से? v is nothing but the speed, moving with a speed v around the sun। and what is r? r is the distance between sun and planet।
ओके ये सब लिखना, जब भी आप डेरिवेशन करते हो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या हो रहा है, क्यों आपने यहाँ पे प्लैनेट इज मूविंग इन अ सर्कुलर, क्योंकि आपको केपलर्स के फर्स्ट लॉ में मेंशन है कि जो भी प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कंसिडर करके जा रहे हैं कि जो भी प्लैनेट मूव हो रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में, इसलिए अपन ने ये भी मेंशन किया। लेकिन फिर उसके बाद मेन यहाँ से आपका डेरिवेशन चालू हो रहा है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। याद रखना ये वाले फॉर्मूले से आपका पूरा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। लेकिन ये कहाँ से आया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इट रिक्वायर्स वन फोर्स एंड दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। नाउ सी it is important to mention what is m, what is v and what is r. so अपन ने ये भी मेंशन कर दिया। मतलब यहाँ तक लिखना, ये आपके स्टेटमेंट में आपके स्टेटमेंट से लिखना है। ऐसा नहीं बोल रही कि यही स्टेटमेंट था और आप लिखो, आपके हिसाब से आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके अभी इसके बाद का डेरिवेशन यहाँ तक हो गया, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि प्लैनेट ये पोजीशन पे था, वो रिवॉल्व हो रहा है और ये जगह पे आ रहा है, तो उसने क्या किया, पूरा सन का जो सर्कल का पूरा जो लेंथ था वो कवर किया। जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ ऑफ द सर्कल, एंड लेंथ ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट क्या होता है वो, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब ये जो आप करोगे सबसे ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी आपको ये v की वैल्यू निकालनी है स्पीड की और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है आपको। ओके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो v की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे लिखूं वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा अभी बताइए मैंने। जब प्लैनेट यहाँ से मूव हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है और ये प्लेस पे आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक लेंथ कवर कर रहा है, सर्कल का लेंथ, दैट इज नथिंग बट दी सर्कमफरेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम। ओके तो स्पीड इज डिनोटेड बाय v, v इज इक्वल टू सर्कमफरेंस, क्या होता है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके अभी ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट क्या मिलेगा, देखो अभी। सो f is equal to m, put value of v here, 2 pi r upon t whole square upon r। ओके जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर बनेगा, r का स्क्वायर और t का स्क्वायर। सो m 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन r। ओके मतलब ही क्या होने वाला है, f इज इक्वल टू 4 m पाई स्क्वायर r एंड r विल गेट कैंसल, r अपॉन t स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी यहाँ पे न्यूटन्स को हेल्प चाहिए केपलर्स की। मतलब याद रखना यहाँ पे अभी अपन केपलर्स का थर्ड लॉ यूज करने वाले हैं। ओके कैसे, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे याद रखो, इतना हो गया, इतना ये लिखो, फिर उसके बाद ये। अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अभी कैसे सॉल्व करना है मेन क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रिक यहाँ पे है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद एक ट्रिक है जो है उसको स्टार करके रखो। यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय आर स्क्वायर, मतलब स्टार करके रख दो, क्योंकि इसके बाद अगर आप वो स्टेप करोगे तो ही आपका प्रूफ आएगा, तभी आप डिराइव कर पाओगे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इंपॉर्टेंट लाइन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन बाय
आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अभी देखो ये आर स्क्वायर एंड दिस आर स्क्वायर विल बी आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब। तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी प्रॉपरली अरेंज करते हैं अपन इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पे 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन, यहाँ पे जो आर स्क्वायर ये साइड में था, मैं इस साइड में इसको अरेंज कर देती हूँ और टी स्क्वायर को इसके नीचे अरेंज करती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है वी नो के प्लस थर्ड लॉ। क्या था के प्लस थर्ड लॉ, दैट इज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of mean distance between the sun and the planet. So r is the distance between the sun and the planet और उसके क्यूब को प्रोपोर्शनल था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, इससे क्या मिलता है आपको, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब इज नथिंग बट के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ कि देखो के की वैल्यू क्या आ गई आपके, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। सो 1 अपॉन के की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर रहने वाली। ओके, मतलब यहाँ पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/k। सो अभी क्या होने वाला है, ये यहाँ पे पुट कर दो, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज नथिंग बट 1 अपॉन के। ओके, सो अभी देखो f इज इक्वल टू, इसमें से देखो 4 भी एक नंबर है, मतलब वो भी एक कांस्टेंट है, मास प्लैनेट का कांस्टेंट ही रहता है, पाई इज कांस्टेंट, और ये k इज नथिंग बट कांस्टेंट। अभी जो कांस्टेंट है वो एक के बराबर, एक के नीचे लिख लो। सो क्या आ जाएगा, 4m पाई स्क्वायर अपॉन k, व्हाट रिमेनिंग इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो गई है, कांस्टेंट, बराबर है। मतलब ये क्या आ गया, f इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ही यहाँ पे जो फोर्स है वो किसको प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शन है, 1 अपॉन आर, मतलब आर स्क्वायर को डिस्टेंस के स्क्वायर को, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ओके, ये हो गया आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो आपका टेक्स्ट बुक का इक्वेशन है वो पूरा इस पे ही डिपेंड है, मतलब यही पूरा उसका आंसर रहेगा, हाउ डिड Kepler's helped न्यूटन टू रीच द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो ये पूरा आपका डेरिवेशन है, यहाँ तक ये डेरिवेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके